हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये ईवीएस प्लस एसएसटी का जो रिवीजन है, रैपिड रिवीजन का पार्ट 4 है। तो पार्ट 3 तक हमने इस पेज तक कर लिया था। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं हम। अच्छा देखो, इससे पहले ना आई थिंक ये वाला चीज़ रह गया था, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो इसका ये मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी कराया था कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आप कैसे याद कर सकते हो कि देखो अर्थ के सबसे पास में कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में से एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा लग रही है, तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सा है, तो ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसका मैंने किस तरह से याद किया, थैंक यू सो मच टीई। ठीक है, टीई नाम है, टीना मान लो। ठीक है, थैंक यू सो मच टीई मैंने ऐसे याद किया था। सो यस, थैंक यू सो मच टीई करके याद किया था, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब भी ये आता है। क्या बोला मैंने, थैंक यू सो मच टीई। ठीक है, तो टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर और ये टी से थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो अब देखो ओजोन कौन से परत में पाई जाती है, कौन से लेयर पे पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। और जो मीटियोर्स टूटते हैं, जिसको हम अक्सर टूटता हुआ तारा की तरह मानते हैं, देखते हैं, प्रे करते हैं, तो वो मेसोस्फेयर में। ठीक है, थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स वगैरह और एक्सोस्फेयर में थिन एयर जो है वो होती है। ऑल्सो एयरक्राफ्ट वगैरह भी स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, एरोप्लेन वगैरह। अच्छा, अगर पूछ ले कि सबसे गर्म लेयर कौन सी है, तो थर्मोस्फेयर। अगर सबसे कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो मेसोस्फेयर। क्लियर है। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो मुझे बतानी है। यस, हम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कहाँ बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह के बारे में कहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या, या हमने किया ही नहीं है प्रोजेक्ट, आई थिंक नहीं किया क्या। अच्छा कोई नहीं, हाँ ये रहा ना, प्रोजेक्ट टाइगर है। तो इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं याद कराना चाहती हूँ, तो वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है 1973 में, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। अब ये मैंने बताया था शायद से, बट फिर से बता देती हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 1972 में लाया गया था। अगर पूछ लिया जाए वाटर एक्ट हुआ था 1974 में। ठीक है, एयर एक्ट हुआ था 1981 में। और बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था, 2002 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्पेशली आपका जो ये चीज़ है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ आ रहा है, ये चीज़ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या इसमें और भी टूल्स होते हैं, नहीं होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना, ध्यान रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने आज की क्लास आगे से कंटिन्यू करते हैं पेज 5 से। देखो पेज 5 में हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया में, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा हो गया, बताओ। सरिस्का नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है, और ये मोस्टली जो है अरावली हिल्स में फैला हुआ है। और आई एम सो सॉरी, यस एक मिनट। हाँ, तो सरिस्का नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। क्या हो रहा है भाई, इतना ही है लगता है। टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, राजस्थान में है, मोस्टली राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में है, और मोस्टली राजस्थान में जो अरावली हिल्स है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और अरावली हिल्स के बारे में एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है, कि अरावली हिल्स हमारा सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स ये तो बहुत ही कॉमन है, आप अगर अब तैयारी कर रहे हो तो आपने कई बार पढ़ लिया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। ठीक है, और साइलेंट वैली कहाँ पर है,
साइलेंट वैली है हमारा केरला में, और पिन वैली कहाँ पर है? पिन वैली है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं ह्यूमंस में होते हैं। अगर अडल्ट बोला हो तो 2000 बोल रही थी मैं, 206 बोन्स होते हैं अडल्ट्स में, और न्यू बॉर्न बेबी में 270 बोन्स होते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 270 to 300 होते हैं शायद से, ठीक है, 300 होते हैं। एक बार आप कंफर्म कर लेना, और आपको क्या लग रहा है कमेंट में एक बार बताना कि क्या सही है, 270 है या 300 है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था तो वहाँ 300 था। तो एक बार ये आप कंफर्म करना और बताना तो एक बार ज़रा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नंबर ऑफ बोन्स अडल्ट में 206 होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी में 270 to 300 मान लो, ठीक है, मतलब ज़्यादा होते हैं बेसिकली। अच्छा, अब फर्मेंटेशन की बात करें तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है जिसमें हम दूध से दही बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। आप ये देख सकते हो, ठीक है। और ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है बुक, ये किसने दी है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है ये बुक जो है। अब आ जाओ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस ला रही हूँ, कि क्योंकि ये नोट्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स के ही कन्वर्ट किया है मैंने इन्फोग्राफिक्स में। तो इसमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बट स्टिल मतलब सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इमेजिन अगर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ आपको मिल रही है, तो ये कितना बेनिफिट होने वाला है आपको, टाइम बचेगा आपका, और रिवीजन भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये भी आ रखा है क्वेश्चन, एम्स्टरडम में है, एम्स्टरडम में है, ठीक है, एम्स्टरडम में है, सॉरी, नीदरलैंड, एम्स्टरडम कहाँ? द नीदरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का? नीदरलैंड में, एम्स्टरडम में। अच्छा, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो WWF का है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, और ये फॉर नेचर के लिए है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस जो वर्ल्ड वाइड फंड है किससे रिलेटेड है? नेचर के लिए है, फॉर नेचर। एंड इसका लोगो क्या है? तो ये लोगो है इसका, एक मिनट, सॉरी, इसका जो लोगो है वो है ये पांडा, ठीक है, पांडा है, 1961 में लॉन्च हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। किसका? वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर। देखो, ये क्वेश्चन तो आ रखा है, तो चांसेस है कि हेडक्वार्टर का भी तो क्वेश्चन आएगा ही, तो चांसेस हो सकता है कि आपको इस बार इसका क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। अच्छा, चलो, अब नेशनल एंथम कब, ये भी बहुत बार आया है क्वेश्चन कि नेशनल एंथम जो है कब अडॉप्ट किया गया था। तो कब अडॉप्ट किया गया था, अगर आपको पता होगा कि हमारा 26 जनवरी 1950 को वो होने वाला था, है ना, क्या होने वाला था? हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे से, है ना। तो इससे 2 दिन पहले, सॉरी 2026 क्यों लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, है ना। तो इससे 2 दिन पहले ही एक लास्ट मीटिंग हुई थी, जहाँ पे सभी जो भी मेंबर्स थे और जो प्रेसिडेंट थे, उन सब ने साइन किया था। एक तो अगर साइन वाला भी पूछ लेता है तो यही डेट आएगा कि साइन किसने कब किया था, या लास्ट मीटिंग कब हुई थी। तो इसी टाइम हुआ था, और इसी टाइम जो है क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी फाइनल किया गया था। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम डिसाइड किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, और नेशनल सॉन्ग भी डिसाइड किया गया था, दैट इज़ वंदे मातरम, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपका 23 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री हाफ साउथ की तरफ है, ठीक है। इक्वेटर तो ज़ीरो है, आपको पता ही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो ना यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, बट मैं अपने नोट्स में देख पा रही हूँ, जो वो है कोटोपैक्सी के बारे में। ये भी मैं यहाँ पे ज़रा बता देती हूँ, वो है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के बारे में आपने सुना होगा, ये PYQ का ही क्वेश्चन है, बट ये देखो, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी टेट का ही। बट ये जो मैं नोट्स, अगर मैं आपको मेरे सामने ही रखा है, अगर मैं देखूँ, तो ये मैंने जब KVS PRT EVS की तैयारी कर रही थी ना, तब देखा था, तब के नोट्स हैं, ठीक है, तब के नोट्स है ये।
तो मतलब सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड ही है। अब मैं केवीएस की तैयारी कर रही थी तब का ये है, और ये आपको देखो, अब देखोगे तो अब यूपी टेट का में भी आ रखा है। तो ये सब इंटीग्रेटेड ही होता है, बस इतना फ़र्क है, पैटर्न सेम होना चाहिए। फैक्चुअल जो ज़्यादा होगा वो चीज़ कहीं से भी आ सकती है। तो कोटोपैक्सी क्या है, पहली बात तो पहले ये जानते हैं कोटोपैक्सी क्या है। सो कोटोपैक्सी एक एक्टिव एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? अगर एक बार ये क्वेश्चन आ गया है कि ये एंडीज़ में है, जो कि साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। हाँ, अच्छा तो स्टेट नेम है, हाँ। तो अगर ये पूछ लिया तो क्या पता ये पूछ ले कि एक्टिव कोटोपैक्सी क्या है, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये ध्यान रखना। चलो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। पेज 6 में क्या कह रहा है? पेज 6 की बातें क्या-क्या हैं? पहला तो यूवी रेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज़ कौन-सा है? सबसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज़ है यूवीसी, ठीक है? यूवीबी भी होगा, डी भी होगा, बट यूवीसी सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? गिर लायन प्रोजेक्ट में क्या था बताओ? ये जो गिर गिर आपको पता है गिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। तो गिर लायन प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात में है। और ये हाँ, देखा, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये एशियाटिक लायंस के लिए ही फेमस है, जो कि सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, राइट। नाउ अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, टाइम बहुत कम है। सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। चलो, ये ना सीक्वेंस, ये जितनी चीज़ें लिखी है इतना तो आपको पूरा याद होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको पक्का से पता होना चाहिए। क्या सबसे पहली चीज़ अगर वर्ल्ड जो आपको पता होना चाहिए, वो मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें अगर मैं बताऊँ, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था सबसे पहले। अ, हाँ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। फिर उसके बाद कौन-सा आया था? 1980 में आया था फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट। सो सबसे पहले क्या आया था कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। तो आप एक सीक्वेंस याद करो कहानी की तरह, कि सबसे पहले वाइल्ड लाइफ के बारे में आया कि हमें जो वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए 1972 में आया। अब जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए आया, तो अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्योंकि वाइल्ड लाइफ है हमारी पूरी, वो कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में ही रहती है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उससे उसके बाद फिर हमें ज़रूरी है कि हम फॉरेस्ट को भी बचाएँ। फॉरेस्ट को बचाने की भी बात करें, तो फॉरेस्ट कंज़र्वेशन फिर एक्ट आता है 1972 के बाद। कब आता है? 1980 में आता है फॉरेस्ट कंज़र्वेशन एक्ट 1980 में। फिर हमारा अब फॉरेस्ट को भी हम बचाने की बात कर रहे हैं, तो अब फॉरेस्ट किस में आता है? किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। सो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फिर आता है 1986 में आएगा। और फिर ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना, इसको अमेंड किया गया था। तो और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1988 में। मतलब इसकी बात, ये फाइनलाइज हो गया होगा, बट ये इम्प्लीमेंट 1988 में हुआ जा करके। और बायोलॉजिकल ये बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है, ये है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। बायो डाइवर्सिटी एक्ट 2000 में आया था। तो इतना याद हो गया। क्या क्या एक बार हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार बता देते हैं, एक बार बता दो। पहली क्या आई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। अब देखो कैसे याद करना है। वाइल्ड लाइफ की बात होगी, वाइल्ड लाइफ जो है हमारी पूरी, जो वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह सब आ जाते हैं, फ्लोरा फाउना है, वो कहाँ है? कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट की भी बात करनी चाहिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन की भी बात करनी चाहिए। तो फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। अब देखो 1972 हो गया, तो 1980 में फिर ये इसकी बात की गई, ठीक है। उसके बाद आपका फॉरेस्ट भी हो गया। फॉरेस्ट किसके अंदर आता है? अब वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, दोनों चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो अब हमें इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की भी बात करनी चाहिए, है ना। ऐसे लिख देती हूँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर ये आया, कब आया? 1986 में आया, ठीक है, 1986 में आया। और फिर हमारा फॉरेस्ट, यही चीज़ जो है इम्प्लीमेंट हुआ, है ना। आप
आपको खुद से बोलना है, मन में बोलना है, तभी आपका होगा। अमेंडमेंट हुआ इसका कब हुआ? 1988 में। और फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सब का ईयर याद होना चाहिए। तो 2002 में अगर डेट पूछ ले तो 11 दिसंबर बायोडाइवर्सिटी का जो डेट है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का जो डेट है, ये बायो है। बायोडाइवर्सिटी का जो डेट है बायो, हाँ, ये कब है? 11 दिसंबर एग्जैक्टली 2002 में ये एक्ट लाया गया था। एक बार आप देख सकते हैं। चलो, अब अगर हमसे पूछ ले कि इंडिया में जो रामसर साइट्स है, इंडिया के रामसर साइट करेंटली कितने हैं, टोटल वेटलैंड्स इन इंडिया, तो अभी करेंटली 91 नहीं है, करेंटली जो है अब 100 हो गए हैं। कितने? 100। टोटल वेटलैंड्स इन इंडिया कितने हो गए हैं? 100। ये 91 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 91 नहीं है, बल्कि कितना है? 100, ठीक है, 100 है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अभी प्रेजेंट में सबसे 100वां, सबसे लास्ट जो 100th वेटलैंड है, वो कहाँ पर है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार से इसको कमेंट में देख कर बताना। वो क्योंकि यूपी में है। अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है कि यूपी में एग्जैक्टली कहाँ है, बट वो यूपी में है। जो हमारा 100वां 100वां जो वेटलैंड है वो यूपी में ही है, ठीक है। और ये कंजर्व्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन में आया था। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है ना। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो वो यही था, ठीक है। बस इसका नाम पहले क्या था? हैली नेशनल पार्क। 1936 में ये खुला था हैली नेशनल पार्क के नाम से, ठीक है। और ये सबसे पहला नेशनल पार्क है। और इसको बाद में 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रीनेम कर दिया गया था। एशिया का ये फर्स्ट नेशनल पार्क था। और अभी इसका नाम करेंटली क्या है, ये मुझे बता दो, क्योंकि जिम कॉर्बेट भी नहीं है, ठीक है। करेंटली इसका नाम कुछ रामगंगा करके है ऐसा, ठीक है। और हाँ, मतलब बीच में चेंज हो गया था, फिर से जिम कॉर्बेट रखा गया था, अब फाइनली फिर से जो है रामगंगा करके है कुछ, वो हो गया है। चलो, अब पावर जनरेशन की क्या बात चल रही है यहाँ पे? पावर जनरेशन एंड बायोगैस। देखो, पावर प्लांट इन इंडिया में हम इलेक्ट्रिसिटी 3 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। एक तो हाइड्रो पावर प्लांट से, यानी थ्रू डैम वाटर, हाइड्रो से वाटर हो गया। थर्मल पावर प्लांट से, यानी थ्रू कोल। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से, यानी थ्रू न्यूक्लियर फिशन। और बायोगैस के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो बायोगैस की ये भी इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस के कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो मीथेन होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बायोगैस के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? मीथेन, दैट इज CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, पेज 7 पे अगर मैं आऊँ, तो पेज 7 पे हमारा जो चीज़ें शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड पे बात कर लेते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट मेथड में सैनिटरी लैंडफिलिंग। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग क्या है? एक वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है। और इसमें हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू स्पेशली डिज़ाइंड एरिया, मतलब स्पेशली एक डिज़ाइन किया जाता है एरिया, जिसको हम सैनिटरी लैंडफिल्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये एरिया डिज़ाइन स्पेशली किया गया है। क्या, कौन सा एरिया? सैनिटरी लैंडफिल्स। क्यों डिज़ाइन किया गया है? सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड के जो घर के कचरे हो गए, कंस्ट्रक्शन के जो मलबा होता है ना, डेब्रीज उसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, उन सब के लिए हम जो वेस्ट मैनेजमेंट मेथड है वो कौन सा यूज़ करेंगे? सैनिटरी लैंड फिलिंग का। फिर इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को बर्न करने का, जलाने का एक मेथड है, ठीक है। क्या है? मेथड है। इसका क्या हुआ? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो डिग्रेड नहीं होते हैं नेचर में, इन्वायरमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, वेस्ट अगर ऐसे ही रहा तो। इसलिए उन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को हम बर्न कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं। ये आई डोंट नो ऐसे कट क्यों लगा हुआ है, बट ये सही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब फॉसिल फ्यूल्स एंड, तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोल, पेट्रोलियम, तार, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉसिल फ्यूल्स को किस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स की बात कर लें, तो अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। सो कौन कौन से हैं? एक तो मतलब जब पेट्रोल निकालते हैं तो उसके साथ साथ बनाते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा हो गया LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है ना। दूसरा हो गया पेट्रोल,
ठीक है, तीसरा हो गया किरोसिन, चौथा डीजल, पांचवा पेट्रोल, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए। एलपीजी, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड देन पैराफिन वैक्स, बिटुमिन। बिटुमिन बेसिकली हम पेंट में, रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सम फैक्ट्स। तो अर्थ का जो सरफेस है वो नियरली 71% ऑफ वाटर से कवर्ड है। दैट इज़ 1/3 ऑफ दी जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इस जिसमें जो सैलाइन वाटर है वो 97% सैलाइन वाटर है, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी ओके, अब ये सैलाइन वाटर जो है इसमें से ही, इस 1/3 में से भी, क्योंकि हाँ 1/3 हिस्से में से सैलाइन वाटर 97% है और फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% ही है। समझ आ गया। और अगर अब हम इस फ्रेश वाटर का भी क्लासिफिकेशन करें, तो ये 3% को भी अगर हम 3 तरह से क्लासीफाई करें कि फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो पहला तो उस 3% में से जो 30% है वो हैंड पम्प ड्रिंकिंग वाटर से आता है। मतलब 30% ही है जो हैंड पम्प से आता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है ये 30% में ही आएगा। 3% का भी 30% कितना होगा वो देख लेना आप, है ना। तो वो इमेजिन करो कितना कम है फ्रेश वाटर। और ग्लेशियर से 69% फ्रेश वाटर होता है, और सिर्फ 1% जो है पॉन्ड, रिवर और वाटरफॉल में से आता है जो फ्रेश वाटर होता है एक्चुअली में। कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, अर्थ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे कि हमने बात की कि अर्थ का सरफेस 71% ऑफ वाटर से कवर्ड है, 1/3 पार्ट से कवर्ड है। बट अगर हमसे वॉल्यूम के फॉर्म में पूछ लिया कि वॉल्यूम क्या है वाटर का अर्थ में, ठीक है, हाँ, तो वो कितना है 1.4 बिलियन CU किलोमीटर। वाटर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट है, कितना है प्लांट्स एंड एनिमल्स में वाटर प्रेजेंट है, 60 to 65% है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्या है, देखो ये अभी हमने बात की थी। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट, सो ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, कहाँ पर लोकेटेड है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कैलकाटा में है, और ये 1890 में इस्टेब्लिश हुआ था। चलो ये ऐसे ही है। ये मेरी डायरी का आ गया गलती से, जो डायरी के नीचे लिखा रहता है ना, क्या है, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। बड़ी सही बात है। तो इसलिए आपको मिस्टेक से डरना नहीं है। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। इसलिए सभी टीचर्स आप देखते होंगे यही बोलते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन सामने आ रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि मिस्टेक्स होगा तभी वो चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तभी न्यू चीज़ें ट्राई कर पाओगे, ठीक है। चलो मोटिवेशन भी आज का हो ही गया है। कितना हो गया है? अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। पेज 8 क्या है, न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट्स इन इंडिया के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे मुझे लगता तो नहीं है इसमें से ज़्यादा कुछ आ सकता है न्यूक्लियर वाले में से, बट स्टिल रिस्क नहीं लेते हैं। कुंडन कुलन, कुंडन कुलन जो है, अच्छा एक और चीज़ की मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये ऐसे अलग अलग मैप्स क्यों बनाए हैं। चलो ठीक है। कुंडन कुलन जो है तमिलनाडु में, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की, एटॉमिक पावर प्लांट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कलपक्कम न्यूक्लियर एटॉमिक प्लांट तमिलनाडु में, काइगा कर्नाटका में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापर एटॉमिक पावर गुजरात में है, और नरोरा यूपी में है। समझ आया। कुंडन कुलन तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काइगा एटॉमिक पावर कर्नाटका में, तारापुर एटॉमिक पावर महाराष्ट्र में, काकरा पार गुजरात में, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन यूपी में, ठीक है। अब ये देखो, इसको ना इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, ये गलत, यस, इसको इग्नोर करो, ये गलत मैप है। आई थिंक मुझे पीपीटी में लेना चाहिए ना, सो दैट जो भी मैं चेंजेस कर रही हूँ वो भी साथ साथ सेव हो जाए, है ना। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी सीखेंगे। प्राइमरी गैस हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी मैं भी इसके क्वेश्चंस कर रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस, आपको ये सारे ही जो सबसे मेन ग्रीन हाउस गैसेस है ये आपको पता होना चाहिए। कोई सा भी ऐसा पूछ सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट है या इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला तो H2O वाटर वेपर, ये ग्रीन हाउस गैसेस का गैसेस ही है। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। मिथेन CH4 ग्रीन
हाउस गैस है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। एंड देन ओजोन। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके ग्रीन हाउस गैसेस? क्या बोलते हैं, वाटर वेपर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड देन N2O, एंड देन ओजोन O3। समझ आ गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अब ये कुछ वापस से आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क की बात करें, जो आपको पता ही होना चाहिए, मिनिमम बेयर मिनिमम जो पता होना चाहिए, वो सब इस नोट्स में लिखा है। एक तो गिर नेशनल पार्क है, किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, इंडियन लायन है ना, एशिया, सिर्फ ये एशिया में ही है एशियाटिक जो वाइट लायन होते हैं। नहीं, आई एम नॉट श्योर। एशियाटिक लायन बस याद कर लो, कहाँ पर है? गुजरात में। देखो, गुजरात में भी यहाँ बना दिया है। रंथम्बोर कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये टाइगर रिजर्व है एक। काजीरंगा, काजीरंगा असम में है, किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए है, क्योंकि देखो वन हॉर्न राइनो से तो ये फेमस है ही, बट अगर एक और चीज़ के लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप, बिकॉज हो सकता है कि सब लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है असम में। तो अगर ये ऑप्शन आ गया काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, और उन 4 ऑप्शन में मान लो कि वन हॉर्न राइनो है ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि वन हॉर्न राइनो तो है ही, सबसे ज़्यादा राइनो जो है यहीं पाया जाता है, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर भी फेमस है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। कंचनजुंगा नेशनल पार्क जो है, ये आपका जो है सिक्किम में है, और ये किस किस के लिए फेमस है? मस्क डियर के लिए है, ठीक है, और एशियाटिक ब्लैक बियर के लिए है, और रेड पांडा के लिए है। और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। चलो, अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ भी है, जो अगेन ये बेयर मिनिमम है, जो आपको याद होना ही चाहिए। कौन कौन से हैं इम्पॉर्टेंट डेज़, एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 मई को क्या मनाया जाता है? अप्रैल में 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि मैं डेट लिख रही हूँ, आपको बोलना है, ठीक है, बस देखना नहीं है, बोलना है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिख रहा है ना, ये 2 है। हाँ, फिर 22 मई को क्या बनाया जाता है? तो देखो, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, एंड देन 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। फिर 21 मार्च को फॉरेस्ट डे, 5 जून को वर्ल्ड अर्थ डे, सॉरी अर्थ डे तो 22 अप्रैल को, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फिर वर्ल्ड ओजोन डे आपका यहाँ पर जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 26, चलो ये अब देख लेते हैं। चलो, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड, मैं डब्ल्यू लिख रही हूँ, समझ जाना, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, अच्छा वो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था? 2002 में, ठीक है, एक्ट क्यों लिख रही हूँ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 21 मार्च को वाटर डे से पहले क्या आता है? मतलब ऐसे समझ लो कि पहले आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, फिर सारे फॉरेस्ट में पानी पटा रहे हो, जैसे हम पौधे में पानी पटाते हैं ना, तो फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। चलो, और एक रह गया, 26 नवंबर को वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे। अच्छा, ये बताओ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? याद करो, इन्वायरमेंट कब कब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की थी, जो कब आया था? बताइए। अभी हमने इसके ऊपर बात कर रखी है, जो कब आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? इससे पहले क्या आया था? याद करो, वाइल्ड लाइफ आया था 1972 में, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में, ठीक है। हाँ,
और इसलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब आ जाओ हमारे पेज 9 पे, ठीक है। क्या कहता है पेज 9 कि हम कुछ याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। वो क्या है, कंट्री ऑफ रिवर किसको बोला जाता है? कंट्री ऑफ रिवर बोला जाता है बांग्लादेश को। कंट्री ऑफ रिवर बोला जाता है बांग्लादेश को। कंट्री ऑफ लेक्स बोला जाता है फिनलैंड को। कंट्री ऑफ कैनल्स बोला जाता है पाकिस्तान को। और सिटी ऑफ कैनल्स बोला जाता है वेनिस, इटली को, इटली में जो है, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है? वेनेजुएला में साल्टो एंजल है। चलो आगे कुछ देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड अगर पूछ लिया जाए पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से है तो देख लेते हैं। सो अगर इंडिया में पूछा जाए, अच्छा क्या चल रहा है ये, अच्छा इन द वर्ल्ड चल रहा है। सो वर्ल्ड पे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। तो सबसे पहले जो है आता है रिवर नाइल, नाइल रिवर, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड पूछ रहे तो वो है कौन सा? नाइल रिवर। कितना कितना डिस्टेंस है इसका? 6650 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा अमेज़न रिवर आता है सेकंड नंबर पे, जो लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर सेकंड नंबर पे अमेज़न रिवर आता है। फिर थर्ड नंबर पे मिसिसिपी रिवर आता है और फोर्थ नंबर पे यांगत्से रिवर आता है। और अगर एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया जाए तो एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सा? एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर पूछ लिया जाए तो वो है अपना यांगत्से। कौन सा? यांगत्से, 6300 किलोमीटर। क्लियर है? चलो अब यहाँ देख लेते हैं कि इंडिया के ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड तो हमें पता है नाइल है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अमेज़न रिवर है, थर्ड नंबर पे मिसिसिपी है, फोर्थ नंबर पे यांगत्से है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो गंगा है। कितना डिस्टेंस है, कितना है उसका बताओगे? गंगा का, गंगा मैया का कितना है? सो लेंथ अगर मैं पूछूं, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। इनका जो लेंथ है वो कितना है? लेंथ कितना है? 2525, ये ईजी है याद करना। 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा रिवर का। अगर हम गंगा रिवर के मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें जो आपको पता होना चाहिए, तो कौन कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज़ है गंगा रिवर के? एक तो यमुना है, घाघरा है, कोसी है, सोन है, और कौन-कौन से हैं? रामगंगा है, गोमती है, महानदी है। ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरी है जो आपको याद तो होना ही चाहिए। कौन-कौन से? एक बार ऐसे आँख बंद करके बोलो। मेजर ट्रिब्यूटरीज़ ऑफ गंगा रिवर कौन से हैं? यमुना, घाघरा, कोसी, सोन, रामगंगा, गोमती, महानदा। ये सारे ही मेजर ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा रिवर के। सो ये देखो, ये गंगा रिवर है ना? ये गंगा रिवर है, इसी के ट्रिब्यूटरीज़ मतलब ऐसे छोटे-छोटे, वहीं से मेन नदी से ही छोटे-छोटे नदियाँ जो है वो उसी में से निकल के दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। ये रामगंगा, ये सोन, कोसी, घाघरा, यमुना, ठीक है, देख रहे हो? चलो अब यमुना की बात करें। अगर गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो और कोई नहीं, यमुना रिवर ही है, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा कौन है? वो है यमुना। ये कुछ नहीं है, बेसिकली सहायक नदी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी कौन सी है? यमुना रिवर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा का। यमुना का जो लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है। गोदावरी का 1465 किलोमीटर है। नर्मदा का 1312 किलोमीटर है, ठीक है। अब लेक्स की भी कुछ बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। पार्ट 1 से अगर आप देख रहे हो तो आपका ये फिर से रिवीजन हो रहा है ना? तो पार्ट 1 से ज़रूर देखना। पार्ट 1, 2, 3, 4 ये हमारा 4th चल रहा है और इसमें 4th तक ही आते-आते बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम रिपीट कर चुके हैं। तो आपका लगातार रिवीजन के अंदर भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक देना। जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो पता करके ज़रूर लिखना, ठीक है। मुझे भी क्लियर होगा और आपको भी पता चलेगा और बाकी फीडबैक भी देते रहना, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? वुलर लेक। हमने पिछले ही वीडियो में भी बात की थी। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में अगर लार्जेस्ट लेक पूछा जाए तो कौन सा है? वो कैस्पियन सी। तो ये कैस्पियन सी बोला जाता है बट एक्चुअली में ये लेक ही का है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड कौन सा है? कैस्पियन सी। अच्छा, ये ट्रिक किस चीज़ का है? द ट्रिक लिख दिया है। ये ट्रिक किस चीज़ का है? तारीख। ये इस चीज़ का है कि ये कैस्पियन सी कौन कौन से कंट्री में है। तो एक तो टी से है हमारा तुर्कमेनिस्तान, ए से है हमारा नहीं लिखा है इन्होंने। सो ए से है हमारा
बाईजान, अज़रबाईजान, और आर से रशिया, आई से ईरान, ठीक है, आई से ईरान, और के से कज़ाकिस्तान, सॉरी कज़ाकस्तान, कज़ाकस्तान। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है इतना कि इतना डिटेल में, बट स्टिल मैंने बता दिया है। तो लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड कौन सा है? कैस्पियन सी है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? चिलिका लेक। फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट वुलर लेक। चिलिका लेक कहाँ पर है? चलो ये बता दो, उड़ीसा में है, आपका उड़ीसा में है। ठीक है, नर्मदा रिवर के बारे में हमने पहले भी बात की है और अभी भी बता रही हूँ। ये मैंने बहुत ही डिटेल में नर्मदा रिवर के बारे में बताया है, शायद से सेकंड पार्ट में बताया है, सो देख लेना ज़रूर से देखना, या तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी सो दैट एक फ़ोल्डर में ही रहेगा आपका। ठीक है, तो देखो नर्मदा रिवर जो है वो हमेशा से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और किसकी तरफ? देखो ये इंडिया है, अगर मान लो इंडिया है, जैसे देखो ये ऐसा एआई बना सकता है, तुम ही बताओ। वो होता तो वो इंडिया का मैप बनाता, बट मैंने अपने नोट्स में इसी तरह से बनाया था, इसीलिए इसने भी इसी तरह से कन्वर्ट किया। सो क्यूट। सो इंडिया के इस तरफ अरेबियन सी है, आप सब जानते हो, और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है ना। सो मैंने ये बताया था आपको कि जो भी रिवर, हाँ कुछ ऐसा बताया था, एक मिनट वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, इसको मैं बताऊंगी कि जो भी रिवर इस तरफ फ्लो करती है वो एस्ट्रीज बनाती है, और इस तरफ फ्लो करती है, कुछ ऐसा था ना, डेल्टा बनाती है। वो चीज़ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ज़रा सा, तो वो अभी कहीं न कहीं दोबारा आ ही जाएगा, तो वो हम कर लेंगे एक बार, ठीक है? ये मैंने वरना पार्ट 2 में बताया था आपको, एक बार पार्ट 2 की वीडियो भी देख लेना कि य हाँ, चलो अभी बताते हैं आगे। तो नर्मदा रिवर हमेशा ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट टू वेस्ट बोले तो अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है। ईस्ट टू वेस्ट ये हो गया। अच्छा, मैंने ये भी ट्रिक बताया था कि कौ और कौन-कौन से रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है टुवर्ड्स अरेबियन सी, तो उसमें से एक तापी रिवर भी है, और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, जो आ ही गया है, जो आ ही गया है आगे अगर आप देखोगे, ये देखो, ठीक है। सो रिवर्स फ्लोइंग टू अरेबियन सी, अरेबियन सी का मतलब क्या है? अरेबियन सी का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा? अरेबियन सी का मतलब ये है वो रिवर्स जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। तो वो कौन कौन से रिवर हैं? हमारा इसका ट्रिक जो है वो है समानता। ये मेरा ट्रिक नहीं है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये जहाँ से मैंने पढ़ा है उनका ट्रिक है। ठीक है, एस से हमारा हो गया साबरमती, म से हो गया माही रिवर, न से हो गया नर्मदा, और त से हो गया तापी। और भी है लेकिन ये कुछ मेजर है जो आप याद रख सकते हो। अरेबियन सी की टुवर्ड्स फ्लो करते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं, और बाकी मोस्ट ऑफ द तो वेस्ट टू ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ भी होते हैं। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी रिवर जो है वो अरेबियन सी की टुवर्ड्स फॉर्म करते हैं, दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। ठीक है, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया कौन सा है? यमुना। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब ब्रह्मपुत्र रिवर एंड लेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये एक सवाल आया भी था कि चलो पहली बात तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है? वो तिब्बत से है। ठीक है, तिब्बत से ही है ना, या नेपाल से है? तिब्बत या नेपाल कहीं से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर कहाँ से करता है? थ्रू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है। ये वाला पार्ट मुझे अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लगा, वैसे तो सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। सो ये एंड तक अगर आप पहुँच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा ही फंसेगा, रिविजन होगा, और आपको ये बहुत हेल्पफुल लग रहा है अगर आप अभी तक जुड़े हो इस वीडियो के साथ। सो दिल से थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, और अगर आप सच में यहाँ तक पहुँच गए हो, क्योंकि हम एंड करने वाले हैं इस पेज के बाद, तो एक बार इसे कुछ इमोजी भेज देना, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि हाँ लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं हमारी एंड तक। चलो, ट्रिब्यूटरीज कौन थे? तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से, कौन से स्टेट से एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है। ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम बता देते हैं, जैसे लोहित, दिबांग, धनसिरी, कोपिली, तिस्ता, मानस, ये सारे ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र के। अब ब्रह्मपुत्र को, चलो बताओ ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगह पे क्या बोलते हैं, है ना, ये बता दो। ये मैंने भी बात की है पहले। अच्छा, लेक फैक्ट्स की बात करते हैं। लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में है। और इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक कहाँ पर है? इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक, यानी सबसे ऊंचाई पे जो लेक है वो है सोलामहो लेक। ठीक है, जिसको हम कालमू लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालमू लेक भी बोलते हैं। ये आपका, सॉरी, कालमू नहीं बोलते हैं, इन्होंने गलत लिखा है,
स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चे। इसको हम चोलामू लेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चोलामू, चोलामू लेक बोलते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ एडिट लग रहा है, जहाँ जहाँ मैं ठीक कर रही हूँ कोई गलती, तो वहाँ स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करना एक बार, ठीक है। चोलामू लेक बोलते हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है चोलामू लेक, जिसको हम सोलामहो लेक बोलते हैं, जो कहाँ पर है? नॉर्थ सिक्किम में है। कितने ऊंचाई पे है? 5330 मीटर, यानी कि 17,490 फीट ऊंचाई पर है। ग्लोबल लेक रिकॉर्ड्स की बात करें, सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड में कौन आता है? बताओ, इन दी वर्ल्ड में कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे लेक सुपीरियर आता है और दूसरे नंबर पे लेक विक्टोरिया आता है। अच्छा, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? हमने अभी बात की थी, वुलर लेक है, वेरी गुड। और वर्ल्ड में कौन आता है? लेक सुपीरियर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लेक विक्टोरिया, ठीक है। सुपीरियर क्या कौन होते हैं? जो हमेशा मतलब सुपीरियर होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, है ना। तो इसलिए लेक सुपीरियर पहले नंबर पे ही आएगा। ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड कौन सा है? ये बता दो। सो डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड जो है वो है लेक बाइकाल। कौन सा है? लेक बाइकाल। डीपेस्ट बोले तो जो सबसे गहरा लेक है, सबसे ज़्यादा गहरा लेक जो है वो लेक बाइकाल है। और सेकंड नंबर पे जो डीपेस्ट लेक है वो है ये वाला तंगानिका, तंगानिका लेक, तंगानिका सेकंड नंबर पे है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि हाई अल्टीट्यूड लेक कहाँ पर है लार्जेस्ट, तो ये यहाँ पर है, ये वाला लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका लेक जो है वो हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक है इन दी वर्ल्ड। और अगर इन इंडिया में हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक बोले तो वो कौन सा है? कौन सा है? अभी बताया था, चोलामू। कौन सा? चोलामू लेक है, जिसको जो कहाँ पर है? नॉर्थ सिक्किम में है, और इसको हम सोलामो लेक भी बोलते हैं। इंडिया में कौन सा है? सोलामो लेक या चोलामू लेक। और वर्ल्ड में कौन सा है? टिटिकाका लेक, हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाला लेक जो है, ठीक है। अच्छा, ये रहता है अब हमारा, ये वाला रहता है ना, कि अच्छा देखो, ग्लोबल रिवर एंड कॉन्टिनेंट रिकॉर्ड, कि रिवर अमेज़न रिवर, जो कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर पे आता है लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? नाइल रिवर, और सेकंड नंबर पे अमेज़न रिवर आता है। सो ये अमेज़न रिवर कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में है। और एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, बाय लैंड एरिया भी और बाय पॉपुलेशन भी। अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ कहाँ पर है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़ कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो वो है हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ है? तो वो है हमारे अफ्रीका, हमारा अफ्रीका, हमारा बोल लो, चलो ठीक है। हमारा तो एशिया है बट स्टिल, ठीक है। तो कौन सा है? कितना अफ्रीका है, और कितने हैं? 54 कंट्रीज़ है अफ्रीका में। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वीडियो जो है बड़ी हो गई है। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया, तो आप एक लाइक कर सकते हो। इमोजी के थ्रू ही आप मुझे एक्सप्रेस कर सकते हो, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको ये हेल्पफुल लगा है और आप चाहते हैं कि मैं और पार्ट्स इसके लाऊं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड माइन टू। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।